हेलो दोस्तों, आर ओ आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो शाम वाली क्लास में लगातार हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का अध्ययन कर लिया था। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें दो और लोग शामिल होते हैं, जो कि होते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महान्यायवादी और सीएजी का अध्ययन कर लेंगे। सीएजी मतलब कैग। उसके बाद जो संघ की कार्यपालिका है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम लोग संसद का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये आपकी 15वीं वीडियो है। 14 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि पॉलिटी में एक क्रम से चलना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए, जिसका की एग्जाम 17 मार्च 2024 को संभावित है, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 1 दिसंबर यानी कि परसों से शुरू हो रही है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलना क्या क्या है ये आप देखिए। 83 मिनी टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। 5 फुल लेंथ जीएस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि प्रत्येक में 150 प्रश्न होंगे और 2 फुल लेंथ सीसेट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि प्रत्येक में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 5100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रश्नों का स्तर पूरी तरीके से एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होगा और आयोग के बिल्कुल जो नवीनतम पैटर्न है उस पर आधारित होगा। अब देखो, इस टेस्ट सीरीज में रविवार को छोड़कर प्रतिदिन टेस्ट होगा। टाइम टेबल आपके सामने लगा हुआ है। 1 दिसंबर से स्टार्ट है, फिर 2 दिसंबर, फिर 3 को संडे है तो 4, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, ऐसे करके। और सब्जेक्ट वाइज पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल। तो यानी कि यहाँ पर आपको संडे को छोड़कर प्रतिदिन टेस्ट हल करने को मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी देखो 499 इसकी फीस रखी गई है, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि पहले एडमिशन लेने वाले 100 अभ्यर्थियों के लिए 50% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अभी 250 रुपये में मिल जाएगी और जैसे ही 100 अभ्यर्थी कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको कंप्लीट पेमेंट 499 रुपये करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर आपके सामने है 9368403908 और 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज में कैसे जुड़ना है इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब देर करने का कोई बहुत मतलब आपके लिए है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोचें विचारें, क्योंकि देखो आयोग के जो पेपर हैं वो एक लाइन से लगे हुए हैं। 7 को एपीएस, 7 जनवरी को एपीएस, 11 फरवरी को आपका आरओ हो गया और फिर 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस 2024 हो गया। तो बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद करने का अब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। लगातार लगे रहिए, सफलता तभी मिलेगी, नहीं तो फिर अगला साल पूरी तरीके से आपके लिए खाली हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में कहीं भी अटॉर्नी जनरल देखने को मिले तो आप समझ जाना यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद याद करिए, अनुच्छेद
76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। अब ये महान्यायवादी होता कौन है? तो ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, महान्यायवादी कौन होता है? यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये मैंने आपको कल बता दिया था, मैं फिर बता देता हूं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की कृपा पर पद धारण। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है किसी की कृपा पर पद धारण करना। तो जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब किस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है? तो उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो उस व्यक्ति में हो, तो उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक तो वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, ठीक है, या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, या फिर किसी न्यायालय में 10 किसी उच्चतम न्यायालय में वो 10 वर्षों के लिए वकील हो, ठीक है। तो ये सारी योग्यताएं होती हैं। यही योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में है तो वो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो अब देखो, आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा? एक तो संविधान के अनुच्छेद 76 में, ठीक है, अनुच्छेद को याद करिए, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। फिर देखो, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और नियुक्त होने के लिए उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करना है तो उसमें उन्हीं योग्यताओं का होना अनिवार्य है जो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। अब देखो, जिसके कार्यकाल की निश्चित अवधि नहीं होती है वहां से आयोग बहुत फंसा के क्वेश्चन आपको देता है बहुत बार। जैसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, 5 साल लिख देता है और सब लोग 5 साल मार के चले आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब तक उसके पास बहुमत है तभी तक वो प्रधानमंत्री है, नहीं तो वो पद से हट जाएगा। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर होता है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है, ना ही संसद में उसके कार्यकाल के संदर्भ में कोई बात की गई है। अब देखो, होता क्या है कि सामान्यतः सरकार बदलने पर केंद्र में भारत के महान्यायवादी को भी बदल दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करता है उस व्यक्ति की सिफारिश किसने की होती है? सरकार ने, ठीक है। और जब सरकार ही बदल जाएगी तो फिर भाई स्वाभाविक सी बात है कि अटॉर्नी जनरल को भी फिर बदला जाना चाहिए, क्योंकि फिर नई जो सरकार होगी वो फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए सिफारिश करेगी कि राष्ट्रपति से कि आप इसको अटॉर्नी जनरल बनाइए, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है कि सामान्यतः सरकार बदलने पर केंद्र में अटॉर्नी जनरल को बदल दिया जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संबंधित सरकार की सिफारिश पर ही होती है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, अगर अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को।
उसके बाद देखो जो अटॉर्नी जनरल का वेतन और भत्ते हैं वो भी संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिए, संविधान में अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी के जो वेतन भत्ते होते हैं उनको निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का मतलब वेतन भत्ते का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल के वेतन भत्ते संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं। उसके वेतन भत्तों को कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 में ही अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़े, उसके बाद देखो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है। मान के चलिए वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी तो है, लेकिन कहाँ पर? ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। विधि का मतलब होता है जो कानूनी संबंधी मामले होते हैं उन पर। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है व उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो मान के चलिए अगर सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी या फिर विधिक सलाह की जरूरत है तो कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। या फिर किसी मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय में करना हो तो उसे कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल करेगा। ठीक है, तो ये काम होता है अटॉर्नी जनरल का। उसके बाद देखो अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको ये पावर दी गई है कि वह संसद की दोनों सदनों में बोल सकता है, उनकी कार्यवाही में भाग लेता है और मताधिकार के बिना, ये ध्यान रखना, मत नहीं दे सकता है, तो मताधिकार के बिना दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग लेता है। ये बहुत पावरफुल अधिकारी है। ठीक है, अब देखो इसको क्या क्या पावर है। देखो अनुच्छेद 88 के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 88 के तहत उसको पावर दी गई है कि वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? किसी भी सदन में बोल सकता है। ठीक है, और क्या है? और मताधिकार के बिना जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो उसमें भी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। तो ये पावर उसको दी गई है। और संसद सदस्य की तरह ही अटॉर्नी जनरल को सभी वेतन और विशेषाधिकार भी मिलते हैं। सॉरी, वेतन नहीं, भत्ते। वेतन तो उसको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो संसद सदस्य की तरह ही अटॉर्नी जनरल को सभी भत्ते जो भी मिलते हों, ठीक है, और जो विशेषाधिकार एक सांसद को प्राप्त होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं। बाद बाकी देखो इसको एक और पावर है अटॉर्नी जनरल को कि अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत के किसी भी क्षेत्र की किसी भी अदालत में उसको सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब ये अटॉर्नी जनरल तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल की। ये कौन होते हैं? तो अब देखो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है और ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ के समझ लिया होगा कि अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ जो अन्य विधि अधिकारी भारत सरकार के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। और ये क्या करते हैं?
अब देखो अटॉर्नी जनरल के अधीन है, तो ये क्या करेंगे, ये अटॉर्नी जनरल को मदद देंगे उसके दायित्वों के निर्वहन में, ठीक है। तो ये हो गए आपके सॉलिसिटर जनरल। इस तरीके से आपका अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संघ की कार्यपालिका में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी की, जिसका की नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप शॉर्ट में कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। पूरी तरीके से इसको रट लीजिए, बहुत बार ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। अब देखो मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ठीक है, बार बार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना। अब मैं कैग बोलूंगा। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। और ये जो कैग होता है, ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, ठीक है। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। और आपको ध्यान रखना है कि लोक वित्त का ये संरक्षक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैग है वो लोक वित्त का संरक्षक होता है। और कैग का जो कर्तव्य है वो वित्तीय प्रशासन संभालना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो कैग है वो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इसका लेखा परीक्षण करता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए जो लोक वित्त होता है, अब लोक वित्त का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए सरकार जो सार्वजनिक खर्चे करती है, ठीक है, सरकार के पास जो राजस्व पहुंचता है, सरकार कहीं से ऋण लेती है, ठीक है, या फिर सरकार कहीं पर किसी भी तरीके का अन्य सार्वजनिक खर्चा करती है, तो इस चीज का जो लेखा परीक्षण करता है वो कैग करता है। अब कैग का क्या काम नहीं है, कैग का काम ये नहीं है कि वो सरकार के खर्चे या फिर सरकार के राजस्व पर नियंत्रण लगा सके। वो किसी भी प्रकार से सरकार को ये नहीं कह सकता है कि भाई आप ये खर्चा मत करिए, या फिर यहाँ से ऋण मत लीजिए, या फिर यहाँ से इतना राजस्व कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। ऐसा कोई भी कार्य कैग नहीं करता है। उसका काम सिर्फ ये है कि सरकार जो भी खर्चे कर रही है, सरकार को जहाँ से जितने पैसे मिल रहे हैं, उसका बस वो लेखा परीक्षण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अनुच्छेद 48 में कैग के पद का उल्लेख है। कैग जो होता है वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग लोक वित्त का संरक्षक होता है और इसका कार्य जो होता है वो वित्तीय प्रशासन को संभालना है। बाद बाकी ये क्या करता है, लोक वित्त का लेखा परीक्षण करता है, ना कि उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको डिटेल में समझा भी दी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैग है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है भारतीय संविधान के तहत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनके संदर्भ में कहा है, देखो इस पद के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है कि महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। अब जब हम लोग संसद की विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि लोक लेखा समिति क्या होती है। ये भी लोक वित्त से संबंधित एक समिति है, ठीक है, जिसे संसद के सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो लोक लेखा समिति होती है उसका आंख व कान किसको कहा जाता है, महालेखा परीक्षक को, यानी कि कैग को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार, कि किसको लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, तो महालेखा परीक्षक को। और आपको ध्यान रखना है कि जो महालेखा परीक्षक होता है वो लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक होता है, ठीक है। तो कैग लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपने देखा कि जो कैग होता है वो कितना महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, क्योंकि वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है किसी भी सरकार का, क्योंकि पूरी सरकार पैसे के बल पे ही योजनाएं लाती है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, जो इन सब चीज़ों का लेखा परीक्षण करता है, वो कैग करता है। इसीलिए कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हो जाता है। अब देखो लोक वित्त से मतलब क्या है। खैर मैंने आपको बता दिया है लोक वित्त से मतलब क्या होता है। लोक वित्त से मतलब होता है सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों से। अब देखो सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकार कहाँ पर खर्चा कर रही है। लोक राजस्व यानी कि कहाँ से उसे रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि उसका सरकार कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है, कहाँ से सरकार ऋण ले रही है या फिर किसको ऋण दे रही है। और वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त, ये सारे सरकार के लोक वित्त के अंतर्गत वित्तीय क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली। लेकिन सरकार के लोक वित्त से व्यावसायिक बैंकों के कार्यों के निष्पादन का कोई भी संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है और विकल्प में हमेशा ये दे देता है कि लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से भी है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी नहीं है। लोक वित्त का मतलब होता है कि सरकार का सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली कि लोक वित्त के अंतर्गत जो भी वित्तीय क्रियाकलाप होते हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन का कोई भी संबंध नहीं है। बाद बाकी यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा, उसके बाद कैग के संदर्भ में और क्या क्या बातें कही गई हैं। उसके बाद देखो जो कैग होता है उसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि राष्ट्रपति अगर उसको नियुक्त करता है तो सिर्फ वो केंद्र सरकार के लोक वित्त को संभालता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करता है, वो राज्य एवं केंद्र स्तर दोनों पर कार्य करता है और केंद्र पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका नियंत्रण राज्य और केंद्र स्तर दोनों पर होता है। अब देखो महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है और जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और कैग जो शपथ लेता है वो भी उसे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। बाद बाकी अपना इस्तीफा भी कैग किसको देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का महालेखा परीक्षक होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकती है। अभी आपने पहले क्या पढ़ा था मेरे साथ, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन जो ये कैग है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, ठीक है। और इसे हटाया कैसे जा सकता है, इसे उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि महालेखा परीक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति, उसको शपथ और उसका इस्तीफा सब कुछ राष्ट्रपति के अंडर होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ये चीज आप बिल्कुल कहीं पर लिख लीजिए। और राष्ट्रपति डायरेक्ट कैग को नहीं हटा सकता है।
राष्ट्रपति उसी आधार पर कैग को हटा सकता है जिस प्रकार से किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि आप कैग और अटॉर्नी जनरल में कंफ्यूज हो सकते हैं किन्हीं मुद्दों पर, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने जब अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा तो उसकी नियुक्ति के संदर्भ में आपने देखा था कि उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो। ठीक है, लेकिन उसको हटाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पर व्यक्ति की योग्यता कोई भी हो, लेकिन उसको हटाया कैसे जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से किसी व्यक्ति को हटाया जाता है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं, तो इनको आप जब वीडियो को रिपीट मोड में देखेंगे, बहुत ज़्यादा बार, 1 से 2-3 बार देख लेंगे, तो फिर चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और आशा करता हूँ कि आपके पास नोट्स तो होंगे ही, या फिर नहीं है तो आप इन्हीं को देख के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसके कार्यकाल को। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, या तो उसका जैसे मान के चलिए नियुक्ति की गई और नियुक्ति से 6 साल बाद उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि 6 साल का होता है, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो उसे हटा दिया जाएगा। तो जो इसमें से पहले हो जाएगा उसी के आधार पर उसका पद या फिर उसका कार्यकाल होता है। अब देखो, कैग के जो वेतन होते हैं और अन्य जो सेवा शर्तें होती हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। वहीं पर अटॉर्नी जनरल के मामले में आपने देखा कि उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर करके भी आपको बता दे रहा हूं। और आपको ध्यान रखना है कि कैग का जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में इसके वेतन भत्तों का उल्लेख भी है। ठीक है, तो कैग के वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसको वेतन किसके बराबर दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। और द्वितीय अनुसूची में कैग के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। और कैग को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। तो जो कैग को वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो मिलते हैं भारत की संचित निधि से। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे ही कैग की सेवानिवृत्ति यानी कि जब वो रिटायर हो जाता है तो वो किसी अन्य सरकारी सेवा के लिए हमेशा के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति के बाद कैग अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल आपने देखा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। उसके बाद वेतन भत्ते और जो उसके सेवा शर्तें हैं वो संसद निर्धारित करती है। उसको वेतन कितना मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। उसके वेतन का उल्लेख कहाँ पर है? संविधान की द्वितीय अनुसूची में। और जो कैग को वेतन भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उसके बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात कैग अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो देखो, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और ना ही कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि कोई भी मंत्री संसद में दोनों सदनों में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जैसे कि हर आदमी का एक वो होता है कि अगर वो अनुपस्थित हो तो कोई उसकी जगह पर प्रस्तुत होकर उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन कैग के मामले में बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और ना ही कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्यों की
जिम्मेदारी ले सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 148 में इसके पद का उल्लेख है और 149 में इसके कार्यों और शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, जो भी ये लोक वित्त का लेखा जोखा करता है तो उसके बाद जो लेखा परीक्षण के बाद अपनी इसकी जो रिपोर्ट बनती है वो केंद्र स्तर पर वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य के स्तर पर वो किसको सौंपता है, राज्यपाल को। बाद बाकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी केंद्र में संसद की तथा राज्य में विधानसभा की होती है। तो कैग के मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करनी है तो कैग ने किसी भी लोक वित्त को लेकर कोई टीका टिप्पणी की है तो उस टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो केंद्र में संसद की है और राज्य में किसकी है, विधान सभा की। ठीक है, बाद बाकी अनुच्छेद 149 याद रखना, इसमें कैग के कार्यों व शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 148 में इस कैग के पद का उल्लेख किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल और कैग दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और अगली वीडियो से अब हम लोग भारत के संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और मेरे साथ पॉलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलिए। अगर आप इन वीडियोज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको अन्य कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो मार्क्स हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में वो बहुत ही बेहतर आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, लगातार साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।